अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम आपका हमारे इस चैनल स्मार्ट स्टडी सिस्टम में। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम ये जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। जैसे हम अपनी किसी पिक्चर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट फिल्टर्स और इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन द सेम सेंस एक राइटर भी अपनी राइटिंग को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम अगर ये कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, तो राइटर उसको ये कहेगा कि बाहर बादल रो रहे हैं। तो उसने एक बेजान चीज़ को जानदार चीज़ की खूबी बख्शी, तो हम कहेंगे कि राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया। पर्सोनिफिकेशन होता ही क्या है, किसी बेजान को जानदार की सिफ्त बख्शी जाती है। मेटाफर की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि वो शख्स बहुत बहादुर है, तो राइटर उसको यूँ लिखेगा वो तो शेर है। तो उसने राइटर ने उस इंसान को डायरेक्ट शेर से मुखातब किया, एसोसिएट किया, तो ये क्या होगा, मेटाफर। अगर एपोस्ट्रोफी की बात की जाए, अगर हम किसी बेजान चीज़ के साथ बात करें, फॉर एग्जांपल आज़ादी, ग़ुलामी, नफ़रत, मोहब्बत, हम अगर ये कहें ए आज़ादी ए ग़ुलामी, तो हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया या राइटर ने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स, वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया अपने आज के इस लेक्चर के अंदर, और यही वो फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि राउंड बोर्ड आपकी हर शॉर्ट स्टोरी, पोएम और प्ले के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। इसी तरह के बाकी तमाम फिगर ऑफ स्पीच हैं जिसको आगे चल के हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि इस लेक्चर के अख्ताम तक आप ये तमाम फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट सुनने को आती है कि सर हमें इनके नेम्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को सेपरेट लिख लेंगे, जैसा कि मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें इसे मेमोराइज़ करना है, और इसको मेमोराइज़ करना एक नहायत ही मुश्किल काम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और वो टेक्निक क्या है, एनाग्रामेटिकल। तो आइए पहले जान लेते हैं एनाग्रामेटिकल क्या है। एनाग्रामेटिकल एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसकी मदद से हम दिए गए अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड या एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि इन वर्ड्स को रीअरेंज करके मैंने एक सेंटेंस बनाया, और वो क्या है, वो हो आई स्पैम स्पेस मैप रॉ। स्टूडेंट्स, इस वर्ड को या इस सेंटेंस को याद करना बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। स्टूडेंट्स, ये जितने भी नेम हमने आज डिस्कस करने हैं इस लेक्चर के अंदर, मुझे उन तमाम के नेम्स बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन अगर मुझे खुद भी कहा जाए इन तमाम नेम्स को मैं एक साथ बोलूँ तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस लाइन को मद्देनज़र रखकर, सामने रखकर मेरे लिए नहायत ही ईजी है बोलना। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं। अब मैं जैसे जैसे इनको देखता जाऊँगा मैं उनको रिकॉल करता जाऊँगा। ये फार्मूला मुझे उन तमाम नेम्स को रिकॉल करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ओ ऑक्सिमोरॉन, एच हाइपरबोल, ओ ओनोमोटोपिया, आई आयरनी, एस सिमिली, पी पर्सोनिफिकेशन, ए एलिट्रेशन, एम मेटाफर, एस निक्टिकी, पी पैराडॉक्स, ए एपोस्ट्रोफी, सी क्लाइमैक्स, ई एपिस्ट्रॉफ, एम मेटोनमी, ए एंटीथेसिस, पी पन, आर रिटोरिकल क्वेश्चन, ए एनाफोरा, एंड लास्ट वन ए इज एजोनेंस। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, जैसे मैंने इन तमाम फिगर ऑफ स्पीच को बगैर किसी प्रॉब्लम के रिकॉल किया। तो इस टेक्निक को आप ना सिर्फ यहाँ बल्कि अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम के। तो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने इन फिगर ऑफ स्पीच को मज़ीद कुछ फोल्डर्स में डिवाइड कर दिया हुआ है जो कि आपके सामने है। आप इसको अपनी आसानी के लिए एक दिन में 1, 2 या 3 जितना भी आपको ईजी लगे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग इन फर्दर टाइम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। आवर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सिमोरॉन। मैं सबसे पहले तो आपको इन फिगर ऑफ स्पीच को अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम उसकी डेफिनेशन और लास्ट में हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ऑक्सिमोरॉन स्टूडेंट्स एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर हम दो ऑपोजिट वर्ड्स लेते हैं किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एज वंस ऑफ द समथिंग। हम दो मुतजाद वर्ड्स, दो ऑपोजिट वर्ड्स को लेंगे किसी चीज़ को बयान करने के लिए। इस एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन सीक्रेट, जैसे हम किसी बात को बयान करने के लिए बोलते हैं कि इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। फुलिश वाइफ, हम किसी पर्सन के बारे में ये वर्ड बोलते हैं कि ही इज़ अ फुलिश वाइफ। हम किसी बिजनेस के बारे में ये बात बोल सकते हैं कि दिस बिजनेस इज़ अ लिटिल जायंट। एंड द लास्ट वन इज़ इमेच्योर अडल्ट, जिनका हम किसी पर्सन के बारे में ये बात भी बोल सकते हैं कि ही इज़ एन इमेच्योर अडल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑक्सिमोरॉन। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। एंटीथेसिस, ये ऑक्सिमोरॉन से वन स्टेप फॉरवर्ड है। ऑक्सिमोरॉन के अंदर हम टू अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं, जबकि इसके अंदर हम टू अपोजिट वर्ड्स को डिफरेंट लाइन्स में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू ऑक्सिमोरॉन। द ओनली डिफरेंस इज इन ऑक्सिमोरॉन द वर्ड्स यूज्ड collectively, but here the word used separately into different lines. Whenever two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect,
जैसे कि ऑक्सिमोरॉन के अंदर हम दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल करते थे, जबकि एंटीथीसिस के अंदर हम उन्हीं दो वर्ड्स को सेपरेट लाइन्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर आपने जॉन मिल्टन की एक फेमस एपिक पढ़ी हो पैराडाइज लॉस्ट, तो उसके अंदर सैटन की एक लाइन है, सैटन मीन्स के शैतान, वो कहता है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन पैराडाइज, यानी कि उसने जन्नत की गुलामी से बेहतर जहन्नम की आज़ादी को कहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपने चार्ल्स डिकन का एक नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ को पढ़ा हो, तो उसकी फर्स्ट बिगनिंग लाइन्स हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज अ टाइम ऑफ विजडम एंड इट वॉज अ टाइम ऑफ मैडनेस, इट वॉज अ टाइम ऑफ ट्रस्ट एंड इट वॉज अ टाइम ऑफ डिसबिलीव। आपने देखा कि जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर वर्ड बेस्ट था, तो नेक्स्ट में वर्स्ट, उसका ऑपोजिट, विजडम को ऑपोजिट मैडनेस, ट्रस्ट को ऑपोजिट डिसबिलीव। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एंटीथीसिस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एंटीथीसिस। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और ये हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। इट एम्फसिस बाय एग्जैजरेशन, इट इज़ कॉमन इन एवरीडे स्पीच, यानी कि ये हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल भी होती है और इसके अंदर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। आइए इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई हैव टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम, मैं तुम्हें ये बात हज़ारों मरतबा कह चुका हूँ। आई हैव नॉट मेट यू फॉर एजेस, मैं तुम्हें कई ज़मानों से नहीं मिला। एंड द लास्ट वन इज़ आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 80 आवर्स, मैं तुम्हारा पिछले 80 आवर्स से वेट कर रहा हूँ। यानी कि हर सेंटेंस के अंदर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा हाइपरबोल। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। ओनोमोटोपिया एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी भी साउंड की जो नॉइस है उसको उसी नाम से पुकारते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्ड्स विच साउंड लाइक द नॉइस विच दे डिस्क्राइब्ड ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर किसी भी साउंड की नॉइस को उसको उसी नाम से पुकारा जाता है या वही नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सांप की आवाज़ को देखें तो सांप की आवाज़ वैसे हिस होती है और उस इंग्लिश में भी हिस ही बोलते हैं। अगर हम बतख की आवाज़ को देखें तो वो क्वैक होती है। अगर हम हॉर्न की आवाज़ को देखें तो वो बीप होगी, और अगर हम बॉम्ब की आवाज़ को देखते हैं तो वो क्या होगी? बूम। तो ये तमाम वर्ड्स, इनकी जो साउंड है वही इनके नेम है। तो इस लिटरेरी टर्म को हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। आयरनी एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन बात की जाती है या दिखाई जाती है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A situation that is strange or funny because things happen in a way that seems to be opposite but what you expected. In irony there exists mismatch for incongruity between what is occur. यानी कि आयरनी के अंदर क्या होता है कि हम जो चीज़ सोचते हैं हमेशा उसका उल्ट ही होगा, या जो हम कहने जा रहे हैं वो बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन हकीकत में बिल्कुल ठीक होगी। तो यह क्या होगी? आयरनी। अगर आपने एस.टी. कॉलर्स की एक फेमस पोएम पढ़ी हो, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो उसके अंदर वो जो मैरिनर है जब बिल्कुल समुद्र में उसकी कश्ती फंस जाती है तो उसके इर्द गिर्द पानी ही पानी होता है, लेकिन वो एक लाइन बोलता है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट वाटर टू ड्रिंक, यानी कि उसके इर्द गिर्द पानी ही पानी है लेकिन उसके पास पीने के लिए पानी का एक घूंट भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आयरनी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये होती है आयरनी। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। सिमिली। स्टूडेंट्स इसको उर्दू में हम बोलते हैं तशबीहा। तशबीहा से मुराद किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ तशबीह करना, मिलाना। ये हमारी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अंदर हम लाइक और एज का इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग इट विद समथिंग एल्स लाइक यूजिंग लाइक और एज, यानी कि हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए। तो इसकी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, इनको शेर की मानित बहादुर है। शी इज़ जस्ट लाइक हर फादर, वो बिल्कुल अपने बाप की तरह है। ही इज़ वीपिंग लाइक अ चाइल्ड, वो बच्चे की तरह रो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने जैसा देखा हमने हर एक एग्जाम्पल के अंदर लाइक और एज का इस्तेमाल भी किया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी सिमिली। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। स्टूडेंट्स मेटाफर को उर्दू में इस्तारा बोलते हैं। ये सिमिली से वन स्टेप फॉरवर्ड है। सिमिली के अंदर तो हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर। मेटाफर स्टूडेंट्स एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करते बल्कि डायरेक्ट एसोसिएट करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मेटाफर गोज फर्दर दैन अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज़ बाय फसिंग देम टुगेदर वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय बीइंग अनदर थिंग, यानी कि इसके अंदर हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि इसको डायरेक्ट एसोसिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम इसी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अली इज़ अ लाइन, शी इज़ अ लिटिल फ्लावर, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने यहाँ कहीं भी लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं किया,
बल्कि हमने एक चीज़ को डायरेक्ट एसोसिएट कर दिया दूसरी चीज़ के साथ। जैसा कि अली तो एक शेर है, वो तो एक नन्हा सा फूल है, या ऊँट तो रेगिस्तान का जहाज़ है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मेटाफर। अब आइए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी बेजान चीज़ को जानदार चीज़ की सिफात बख्शते हैं या उसको ऐसे डील करते हैं कि जैसे वो जानदार है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले, अ वैरायटी ऑफ फिगरेटिव और मेटाफोरिकल लैंग्वेज इन विच थिंग्स और आइडियाज आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बींग्स। यानी कि इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को इसी तरह डील करते हैं कि जैसे वो जानदार है या वो ह्यूमन बींग है। स्टूडेंट्स चलिए इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज, द क्लाउड्स आर वीपिंग एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज द ट्रीज आर रनिंग बैक। तो स्टूडेंट्स देखा जाए हमने यहाँ पर तमाम बेजान चीज़ों को, क्लाउड्स, ट्रीज, फ्लावर्स को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी है, तो इसी का नाम है पर्सोनिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी। मेटोनमी स्टूडेंट्स एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ के नेम को एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सब्सटीट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ अ थिंग बाय द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ इट आर समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। यानी कि हम किसी भी चीज़ का जो नाम है हम उसको या सब्सटीट्यूट इस्तेमाल करेंगे या उसके साथ अगर उसकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है तो उसको यूज़ करेंगे। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा हमें। द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। यानी कि जो पेन है वो बहुत ताकतवर है, किससे? स्वॉर्ड से। तो यहाँ पर क्या सिंबल इस्तेमाल किया गया पेन को कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर है कि इनके साथ ये जो जंगजू सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, उनके मुकाबले पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ताकतवर हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द वाइट हाउस हैज़ डिसाइडेड टू क्रैक डाउन ऑन द टेररिस्ट। यानी कि वाइट हाउस ने फैसला कर लिया है कि वो टेररिस्ट के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे। तो अब वाइट हाउस तो फैसला नहीं कर सकता, या सफ़ेद घर। तो यहाँ पर इससे क्या सिंबल है वाइट हाउस का? बेसिकली यूएसए की तरफ बात हो रही है कि यूएसए ने, अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि वो टेररिस्ट के ऊपर अटैक करेंगे। एंड आवर लास्ट एग्जाम्पल इज, शेक्सपियर इज़ रीड बाय द पीपल ऑफ ऑल एजेस। यानी कि शेक्सपियर को हर तरह के लोग, हर एज के लोग पढ़ते हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि शेक्सपियर को तो कोई नहीं पढ़ेगा, उसके वर्क्स को पढ़ेगा, लेकिन हमने एसोसिएट किसको कर दिया? शेक्सपियर को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मेटोनमी। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है स्निग्धकी। ये मेटोनमी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। स्निग्धकी में हम किसी भी चीज़ के नेम को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम उसके आगे से कंपोनेंट को यूज़ करते हैं उस चीज़ को बयान करने के लिए। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विद मेटोनमी, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज़ मेड टू रिप्रेजेंट द होल ऑफ समथिंग और वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि मेटोनमी से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। और दूसरा ये कि इसमें हम किसी भी चीज़ के कंपोनेंट को यूज़ करेंगे एज अ होल और एज अ वाइस वर्सा। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स टू ट्रैवल। यानी कि अगर कोई फर्द गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा है और वो ये कह दे कि मैं आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स, तो उसने गाड़ी की जगह क्या वर्ड यूज़ किया? अ सेट ऑफ व्हील्स। पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप। अब डेफिनेटली पाकिस्तान ने तो वर्ल्ड कप नहीं जीता, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीता, लेकिन हमने नेम किसे इस्तेमाल किया? पाकिस्तान का। प्लीज़ हायर सम एक्स्ट्रा हैंड्स फॉर योर हेल्प। यानी कि अगर किसी को अजाफी किसी इंसान की ज़रूरत है, किसी नौकर की, और हम इसको ये कहें कि एक्स्ट्रा हैंड्स आपको चाहिए, यानी कि हमने किसी इंसान की जगह क्या वर्ड यूज़ किया? एक्स्ट्रा हैंड। तो ये क्या हो जाएगा? हमने किस टर्म का इस्तेमाल किया? स्निग्धकी का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्निग्धकी। अब पैराडॉक्स एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो दिखने में बिल्कुल डिफरेंट, स्ट्रेंज या गलत लगती हो, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल ठीक हो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। An apparently self-contradictory statement, or one that seems in conflict with all logic and opinion but is actually valid or true। ऐसी स्टेटमेंट जो apparently तो बिल्कुल गलत लगती है, लेकिन हकीकत में वो लॉजिक के एतबार से वैलिड भी हो और वो ठीक भी हो। तो आइए इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस लाइन है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन। अब ये लाइन दिखने में तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, लेकिन हकीकत में लाइन बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। यानी कि चेंज ही दुनिया में वह चीज़ है जो हमेशा एक जैसी रहती है। तो अब ये लाइन दिखने में कितनी अजीब लगती है, लेकिन हकीकत में ये लाइन बिल्कुल वैलिड है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पैराडॉक्स। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। एपोस्ट्रोफी एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी भी बेजान, गैर हाजिर या पर्सोनिफाइड चीज़ के साथ बात करते हैं या मुखातब होते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके अंदर हम बेजान चीज़ के साथ या पर्सोनिफाइड चीज़ के साथ बातें करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेलिटी, दाय नेम इज़ वुमेन। इसके अंदर करैक्टर फ्रेलिटी की तरफ बात करते हुए, फ्रेलिटी को मुखातब करते हुए बात करता है कि तुम्हारा नाम क्या है? औरत है। फ्रेलिटी मीन्स धोखा, ऐब या नुक्स। आप कुछ भी नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं।
यानी कि अगर हम किसी बेजान लफ्ज़ की तरफ मुहातब करें या बात करें तो वो क्या कहलाएगा, एपोस्ट्रोफी। आइए इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये पोएम बचपन में सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इस पोएम के अंदर क्या है कि एक राइटर स्टार्स के साथ स्टार्स को मुहातब होते हुए बात कर रहा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर यू वंडर बट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यानी कि अंदर एक कैरेक्टर एक स्टार्स के साथ बातें कर रहा है। तो स्टार क्या होती है, बेजान। तो हमने बेजान के साथ बात की और वो ये चीज़ क्या कहलाएगी, एपोस्ट्रोफी। स्टूडेंट्स, इसकी लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ओ लिबर्टी व्हाट थिंग्स आर डन इन दाई नेम। ओ आज़ादी। अब आज़ादी कोई जानदार चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने मुहातब किया आज़ादी को, हमने इसको क्या लिया, इसको एज अ एपोस्ट्रोफी लिया। यानी कि लिबर्टी वर्ड को एक जानदार चीज़ की तरह मुहातब किया गया, तो हमने इसको क्या कहेंगे, एपोस्ट्रोफी। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और मेरे माइंड में आ रही है। जैसे कि अगर जंग के बाद कोई सोल्जर जंग से मुहातब होते हुए ये कहे, ओ वार, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की अमवात हुई। तो ये जो उसने वर्ड यूज़ किया, ओ वार, तो ये क्या है, ये एपोस्ट्रोफी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एपोस्ट्रोफी। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। क्लाइमेक्स स्टूडेंट्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि अमूमन तौर पे प्लेज या नॉवेल्स के अख्ताम पे नजर आता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर प्रोटैगोनिस्ट की फॉर्च्यून अपने पीक में नजर आती है। प्रोटैगोनिस्ट मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर या मेन हीरो, और फॉर्च्यून मीन्स किस्मत। अगर हम इडिपस प्ले की बात की जाए, इडिपस रेक्स, तो उसके अंदर इडिपस लास्ट में गुफ्तगू कर रहा होता है। उसको ये लगता है कि जैसे जब हकीकत खुल के सामने आएगी, ये बात साबित हो जाएगी कि मैं किसी बादशाह का बेटा हूँ। लेकिन जब हकीकत खुल के सामने आती है तो उसको बहुत शौक लगता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राइटर ने क्लाइमैक्स का इस्तेमाल किया है। क्लाइमैक्स की एक डेफिनेशन ये भी है कि इसके अंदर वर्ड्स को इस तरह अरेंज किया जाता है कि जैसे जैसे इसको बयान किया जाएगा, उनकी शिद्दत, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Climax also means the ending part, the point at which the protagonist's fortune reaches to the highest point, before the turning point, which initiates the following action. A figure of speech in which a series of ideas is arranged in order to increasing importance or forcefulness. जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसका तलक स्टोरी के लास्ट सीन के साथ है। प्रोटैगोनिस्ट की फॉर्चून हमें अपने पीक में नजर आएगी, और दूसरा डायलॉग्स या जो वर्ड्स हैं वो इस तरह अरेंज किए जाएंगे कि जैसे जैसे पेश होंगे उनकी वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आइए इसी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर शेक्सपियर के प्ले की बात की जाए, जूलियस सीजर की, तो वहाँ पर एक बड़ा फेमस डायलॉग है, आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। मैंने देखा, मैं आया और मैं छा गया। तो इस तरह के डायलॉग्स यहाँ पर हम क्या कहेंगे, राइटर ने क्लाइमैक्स का इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लाइमैक्स। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटिरा, a sequence of repeated consonant sounds in a stretch of language. The matching consonants are usually at the beginning of words for stressed syllables. It is used in slogans, tongue twister and catchy names. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारे रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ कहाँ स्लोगन्स यानी कि जो नारे लगाते हैं, टंग ट्विस्टर यानी कि जो हम ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं जिसमें ज़ुबान लड़खड़ाती है, या कैची नेम्स जो हमारे ब्रांड्स हैं, चॉकलेट्स के नेम्स हैं। तो ये यहाँ पर एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीनों में क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ये तीनों कौन सी साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और दूसरी शर्त हमारी क्या थी कि वो स्टार्ट में आए, और तीसरी क्या थी, वो कॉन्सोनेंट्स हो। तो स्टूडेंट्स, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। पेपाल, किटकैट, मिकी माउस। पेपाल एक एटीएम कंपनी है, किटकैट एक चॉकलेट है, और मिकी माउस नहायत ही फेमस कार्टून है। तो यहाँ पर भी इसके नाम में क्या चीज़ इस्तेमाल की गई है, तो एलिट्रेशन का ही इस्तेमाल किया गया ताकि हम इसके नाम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। वेस्टर्ली वेस्ट विंड, ये पीबी शैली या जॉन किट्स में से किसी एक ने अपनी पोएम के अंदर इस्तेमाल किया हुए हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं तीनों वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, और डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, और ये हैं भी बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पिकल ऑफ पेपर। पीटर पाइपर चूंकि स्टूडेंट्स किसी चीज़ का नाम है, किसी कैरेक्टर का नाम है। पिक्ड मीन्स पकड़ा, पिकल कोई टुकड़ा, पेपर बोलते हैं साबुत काली मिर्च को। पीटर पाइपर ने साबुत काली मिर्च का एक दाना या एक पीस को पकड़ा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर वर्ड के स्टार्ट में जो प साउंड है, और प साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे खास बात ये कि मैंने अपने इस चैनल का नाम भी एलिट्रेशन की बेस पे ही रखा है, यानी कि स्मार्ट स्टडी सिस्टम। तो इन तीनों वर्ड्स के शुरू में एस आ रहा है, और एस क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आइए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। एजोनेंट स्टूडेंट्स, ये नहायत ही एलिट्रेशन के साथ मिलता जुलता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एलिट्रेशन के अंदर जो साउंड थी वो कॉन्सोनेंट थी, लेकिन यहाँ पर क्या होंगी, वॉवल्स। एलिट्रेशन के अंदर साउंड्स स्टार्ट में आती थी, यहाँ पर मिड में भी आ सकती हैं और लास्ट में भी आ सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
It is somehow resembles with alliteration. The basic difference in alliteration, the sounds based on consonants, but here the sound based on vowels. In alliteration, the sound comes at the start of the word, but in consonants, the sound comes at the mid or end of the word. It takes place when two or more words close to one another repeat the same vowel sounds that might start from the consonant sounds. तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल एलिटेशन के साथ ही मिलता जुलता है। इनमें चंद चीज़ों का डिफरेंस है, हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द फैट कैट हैड अ स्नैक अ लास्ट। तो स्टूडेंट्स देखें, आप अमूमन जितने वर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनका सेकंड लास्ट लेटर क्या है? ए। तो ए क्या हमारा वॉवल साउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी फेमस पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, अगर हम उसको पढ़ें तो उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी जो लाइंस हैं वो क्या है? द वुड्स आर डार्क एंड डीप, आई हैव सम प्रॉमिसेस टू कीप, टू रीच देयर बिफोर टू स्लीप। तो स्टूडेंट्स, इन डीप, कीप, स्लीप तीनों वर्ड्स का जो मिड के अंदर क्या साउंड इस्तेमाल की गई है? डबल ई। और ई कौन सी साउंड है? ई भी वॉवल साउंड है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एसोनेंस। तो आइए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। एनाफोरा मिलता है। एनाफोरा स्टूडेंट्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एलिट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। बस डिफरेंस इतना है कि एलिट्रेशन के अंदर रेपिटेशन ऑफ साउंड्स है और एनाफोरा के अंदर रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और क्लॉजेज हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेपिटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज एट द वेरी बिगनिंग और सक्सेसिव फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। यानी कि इसके अंदर रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ का बार बार आना, किस चीज़ का? वर्ड्स या फ्रेज का। एट द वेरी बिगनिंग और सक्सेसिव फ्रेज, जिनके आएंगे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। तो आइए इस एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, किंग मार्टिन लूथर एक बहुत ही फेमस किंग गुजरा है। अगर आपने इसकी स्पीच पढ़ी हो, आई हैव अ ड्रीम, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है एनाफोरा की। अगर आप इसकी स्पीच को देखें तो इसके अंदर राउंड अबाउट 8 और 9 पैराग्राफ्स हैं और वो तमाम 9 पैराग्राफ जिस लाइन से स्टार्ट हो रही है वो लाइन क्या है? आई हैव अ ड्रीम। तो ये इसमें हम क्या कह सकते हैं? राइटर ने किस टेक्निक का, किस लिटरेरी टर्म का इस्तेमाल किया है? वो है एनाफोरा। आइए इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस अ मैटर। तो अगर आप यहाँ भी देखें तो व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस, ये तकरीबन एक जैसी साउंड देते हैं। व्हाट लाइज दोनों में सेम है, अस भी दोनों लाइन में मौजूद है। तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं? राइटर ने एनाफोरा टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एनाफोरा। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेपिटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज दैट कम्स एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेज और क्लॉज इन अ सेंटेंस। ऐसे लफ्ज जो कि बार बार इकट्ठे होकर आ रहे हैं और वो भी कब? जुमले के लास्ट के अंदर। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एपिस्ट्रॉफ। तो आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अगर देखा जाए, जमहूरियत हुकूमत है किसकी? लोगों की हुकूमत लोगों के लिए और लोगों के ज़रिए। तो हम तीनों लाइंस के एंड में पीपल आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? इसने एपिस्ट्रॉफ का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन आई वाज अ किड, आई थॉट एज अ किड, आई अंडरस्टैंड एज अ किड, आई स्पोक एज अ किड। तो यहाँ पर उसने आई वाज अ किड इसका बार बार इस्तेमाल किया, वो भी लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इसने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया है? एपिस्ट्रॉफ का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एपिस्ट्रॉफ। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। फन। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको एज अ फन या एज अ प्ले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें एक ही बात को इस तरह कहा जाता है, अगर सुनने वाले को बात मयूब लगे या थोड़ी बुरी लगे तो हम फ़ौरन चेंज करके ये कह सकते हैं कि भाई मेरे कहने का मकसद तो ये नहीं बल्कि ये था। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्ले ऑन वर्ड्स टू वाइडली डिफरेंट मीनिंग और ड्रॉन और टू अ सिंगल वर्ड यूजली फॉर कॉमिक प्लेफुल पर्पसेस। यानी कि हम किसी एक लाइन को फन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। द हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल। अब स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? हॉर्स एक अस्तबल में रहने वाला जानवर है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? अस्तबल। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि स्टेबल का मतलब होता है ज़्यादा देर तक खड़ा रहना। यानी कि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता है। तो सेम लाइन, इसका एक मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है इसके। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई है? पानी। तो स्टूडेंट्स, आइए इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। रीडिंग इन सन मेक यू वेल रेड। यानी कि अगर आप धूप में स्टडी करते हैं, अगर आप मौसम की परवाह ना करते हुए स्टडी करते हैं तो आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान बन जाएंगे या पढ़े लिखे इंसान कहलाएंगे। और स्टूडेंट, इसका एक मतलब ये भी है कि अगर आप धूप में पढ़ेंगे, सूरज के सामने बैठ के पढ़ेंगे तो आपकी रंगत क्या हो जाएगी? रंगत आपकी रेड हो जाएगी। यानी कि एक ही लाइन इसके दो मुख्तलिफ मीनिंग आ गए। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ क्वेश्चन आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ इंक्वायरी बट फॉर एम्फसाइज।
यानी कि हम कोई ऐसा सवाल, ऐसी बात करें जिसमें हम कुछ पूछ नहीं रहे हों, बल्कि हम कुछ जोर दे रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, कोई समझाना चाह रहे हैं। तो आइए इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं। डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज? क्या पैसे दरख्तों में उगते हैं? यानी कि अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन से बार बार पैसे मांगे और उसके वालिदैन आगे से ये कहें कि क्या पैसे दरख्तों में उगते हैं, तो ये नहीं, वो उससे कुछ पूछ नहीं रहे बल्कि उसको कुछ बता रहे हैं, जोर दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, पैसे की अहमियत के ऊपर, यानी कि पैसे बिला वजह ज़ाया मत करो। तो आइए इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। विल यू कीप क्वाइट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स? क्या आप चंद लम्हों के लिए खामोशी से बैठेंगे? ये अमूमन तौर पे क्लासेस के अंदर ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं टीचर्स। जब बच्चों को खामोश करवाना हो तो हम क्या कहते हैं, क्या आप लम्हे के लिए खामोश रहेंगे? तो इसका मतलब टीचर उनसे कुछ पूछ नहीं रहे होते, बल्कि उनको खामोश रहने के लिए कह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे तमाम वो 19 फिगर ऑफ स्पीच जो कि ऑलमोस्ट आपकी शॉर्ट स्टोरी, पोइम्स और नावल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत से देखे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से इनकी समझ आई हो। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, कमेंट करें अपने कीमती आइडियाज़, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं मैं किसी अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे वो टॉपिक ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।